सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे करोड़ों निवेशकों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे सहारा रिफंड को लेके कि ये जो प्रोसेस है कैसे कंप्लीट होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किसको किसको पैसा मिलने वाला है। तो लगभग 38 क्वेश्चन है, 38 सवाल है जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से क्वेश्चन एफएक्यू की तरफ से दिया गया है कि जो ज़्यादातर सवाल पहले से आएंगे तो उनको पहले से तैयार करके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और ये जो क्वेश्चन है और ये जो जवाब है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से दिया गया है। तो लगभग आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ है। बहुत लोग अभी सोच रहे हैं कि कैसे भरना है, क्या नहीं भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। तो थोड़ा टाइम लेके आप भरिएगा। कैसे फॉर्म भरना है वो भी मैं उस पर भी एक रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जिससे आपके मन में जितने भी सवाल होंगे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और आपको बहुत सारे, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे फेक और स्कैम वेबसाइट मिलेंगे। तो उन सभी को वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। मैंने लिंक दिया है वेबसाइट का, उसी वेबसाइट्स पे आपको जाना है जो ओरिजिनल है, जो गवर्नमेंट की तरफ से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एजुकेशनल वीडियो कंप्लीट देखिएगा और ये सारा कुछ हम जानने वाले लैपटॉप के स्क्रीन पे। अभी हम गूगल पे आ गए और आपको सिंपली सर्च कर लेना है ये वेबसाइट जो मैं आपको गूगल पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने जब चेक किया था तो बहुत सारे अनऑफिशियल और स्कैम्स वेबसाइट्स आपको दिख रहे हैं। सहारा से रिलेटेड जितने भी अनऑफिशियल वेबसाइट्स है, जो गवर्नमेंट का वेबसाइट्स नहीं है, वो ऊपर में आ रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं करना कि आप उस वेबसाइट पे चला जाना और वहां पे आपको ये भर देना है। तो हमेशा जब भी आप वेबसाइट्स को देखना तो आप HTTPS जरूर देखना और डबल स्लैश यहाँ पे स्पेस बार देके डबल स्लैश है, फिर MOC रिफंड डॉट crcs.gov.in.login पे आपको ही इसी पे आपको सर्च करना है। जब इस पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे आप देख लो HTTPS ये वेबसाइट है जहां से आपको पैसे मिलने वाले हैं। ये जो सेंट्रल रजिस्ट्रार्स के द्वारा वेबसाइट बनाया गया है, जो रिफंड पोर्टल बनाया गया है, यही मेन जो है, यही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत सारे वेबसाइट्स खुल जा रहे हैं जो अनऑफिशियल है और जहाँ से आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो यहाँ पे आप चेक भी कर लेना कि यहाँ पे आपका सेफ लिख के आएगा, कनेक्शन इज सिक्योर। नहीं तो यहाँ पे आपको रेड कलर के अलर्ट करके आएगा। तो आप समझ जाना कि आप गलत वेबसाइट पे जा चुके हो। और यहाँ पे सिंपली मैं वो वेबसाइट्स का एड्रेस भी दे देता हूँ जो आप सिंपली वही सर्च कर लेना आप। तो यहाँ पे हम आ गए हैं जो रिफंड पोर्टल है सहारा का, वहां पे जो सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन हम आज रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। हम जो बहुत सारे सवाल है आपके मन में ये फॉर्म भरने से पहले, बहुत सारे मन में सवाल हो सकते हैं, जो कॉमन सवाल हो सकते हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। क्योंकि करोड़ों निवेशक है जिनमें सहारा का पैसा फंसा हुआ है, सहारा में पैसा फंसा हुआ है। तो क्योंकि आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, आपके लगभग सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। तो यहाँ पे हम आ गए हैं और सामान्य प्रश्न है वो, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न आ गए हैं, FAQ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिसको हमको अच्छा से दिखे और आपको भी अच्छा से दिखे। तो इसको थोड़ा सा हमको परसेंटेज बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे आप सही से आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि CRC रिफंड पोर्टल क्या है। तो CRC रिफंड पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के निर्देश के अनुसार समूह की 4 सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के रिफंड के संस्करण के लिए डिजाइन किया गया है। क्या CRCS सहारा रिफंड पोर्टल सुरक्षित है? तो जी हाँ, CRCS सहारा रिफंड ये बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन ये सुरक्षित है जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, ना कि जो बहुत सारे जो स्कैम चल रहे हैं, जो अपने आप को रिफंड पोर्टल बताया जा रहा है, वो सब इलीगल है, वो सब स्कैम है। तो वहां पे आपको नहीं फंसना है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि CRC रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए कौन पात्र है, तो किन किन को पैसा मिलने वाला है। तो इसमें 4 जो सोसाइटी है उसी को पैसा मिलने वाला है। पहला है हमारा इंडिया कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता। दूसरा है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ। तीसरा है सहारायान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल। और चौथा है स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। तो ये अगर इन 4 सोसाइटी में आपका पैसा फंसा हुआ है तो ही आपको पैसे मिलने वाले हैं। यही 4 सोसाइटी की अगर आपके पास बॉन्ड पेपर है, आपके पास अगर अकाउंट है, तभी आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चौथा क्वेश्चन है कि CRC रिफंड पोर्टल पर दावा करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है, यानी कौन कौन से लोग पैसे
रिफंड के लिए जो अनुरोध है वो कर सकते हैं, ये जो पोर्टल पे आके पंजीकरण कर सकते हैं और पैसे अपना मांग सकते हैं। तो यहाँ पे है कि दावा अनुरोध दाखिल करने के लिए जमाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित तिथियों से पहले जमा किया गया होना चाहिए और बकाया राशि प्राप्य होनी चाहिए। तो ये डेट है 22 मार्च 2022 का। इससे पहले अगर आपको इन तीनों सोसाइटी में अगर आपका पैसा बकाया है तो आपको यहाँ पे पंजीकरण करना है और आपको यहाँ पे रिफंड के लिए आगे का जो प्रोसेस है वो फॉर्म है वो फिलअप करना है। पहला है हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दूसरा है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और तीसरा है सहारायान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी। यानी ये जो तीन सोसाइटी है इसमें अगर आपका पैसा 22 मार्च 2022 से पहले जमा है तो आप ये रिफंड के लिए यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और 29 मार्च 2023 के लिए स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी इस सोसाइटी में अगर आपका पैसा 29 मार्च 2023 से पहले तक जमा है तब आप यहाँ पे रिफंड के लिए पैसे रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, क्या दावा प्रपत्र दाखिल करने के लिए कोई शुल्क लागू है? तो जी नहीं, कोई शुल्क नहीं है इसका, यानी कोई भी शुल्क आपको पैसे नहीं देने हैं। छठा है कि सीआरसी ये सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण करने के चरण क्या है? तो पहला जो चरण है जमाकर्ता पंजीकरण करना है। सीआरसी रिफंड पोर्टल के होम पेज पर जाएं और जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें, यानी यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पंजीकरण करना है। दूसरा चरण है कि जमाकर्ता को लॉगिन करना है, फिर जब आप पंजीकरण कर लेंगे तो यहाँ पे आपको जाके लॉगिन कर लेना है। तो ये फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये दो चरण है। पहले आपको पहला चरण में आपको पंजीकरण करना है, दूसरा में लॉगिन करना है, उसके बाद जो सारे डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है। तो वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। सातवां जो है क्वेश्चन की जमाकर्ताओं को दावा अनुरोध प्रपत्र आवेदन के साथ साथ क्या विवरण देने की आवश्यकता है? तो जमाकर्ता के पास होना चाहिए, यानी क्या क्या आपके पास होना चाहिए? तो ए है कि सदस्यता संख्या होना चाहिए, बी जमा खाता संख्या होना चाहिए, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अनिवार्य है और प्रमाण पत्र या पासबुक होना चाहिए आपके पास। और आखिरी में है ई पैन कार्ड, यानी अगर आपका जो 50,000 से अधिक अगर आपका पैसा इसमें फंसा हुआ है तो आपको पैन कार्ड भी चाहिए। तो ये पांच चीजें जो है वो कंपलसरी है, ये आपके पास होना चाहिए, तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है कि यदि कुल दवा राशि रुपया है तो क्या पैन नंबर अनिवार्य है? यानी 50,000 और उससे अधिक है तो हाँ, अगर इसमें आपको पैन नंबर चाहिए। अगर 50,000 से ज्यादा पैसा जमा है तो इसमें आपको पैन कार्ड चाहिए होगा। यदि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या होगा? तो यदि दावा राशि 50,000 और इससे अधिक है तो जमाकर्ताओं के पास पैन कार्ड होना चाहिए, ये कंपलसरी है, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए ही। अगर नहीं है तो आपको पैन कार्ड अप्लाई कर लेना है और पैन कार्ड बनवा लेना है। 10वां क्वेश्चन है, क्या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता अनिवार्य है? तो इसमें भी आपको ये अनिवार्य है, जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। 11वां क्वेश्चन है कि आधार को मोबाइल नंबर से कैसे लिंक करें? तो कृपया आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करने के लिए निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाए। तो आपको जो आधार आधार सेवा प्रदान करते हैं जहाँ पे आधार में सुधार किया जाता है, आधार में मोबाइल नंबर या इत्यादि जो जोड़े जाते हैं वहां पे आपको जाना है और अपना मोबाइल नंबर ऐड करवा लेना है। 12वां क्वेश्चन है, यदि किसी जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता नहीं है तो क्या वह दावा अनुरोध दायर कर सकता है? तो यहाँ पे जवाब है कि जी नहीं, आधार से जुड़ा बैंक खाता आपके पास होना ही चाहिए। 13वां क्वेश्चन है कि आधार से जुड़ा बैंक खाता क्या है? तो आधार सीडिंग बैंक खाते से तात्पर्य खाता धारक के उस बैंक खाते से है जो आधार संख्या से जुड़ा हुआ है। यानी कि हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा अकाउंट हो, लेकिन जो जो अकाउंट बैंक जो यानी कि आपके पास बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन जो बैंक अकाउंट आपके आधार से जुड़ा हुआ होगा उसी में पैसा ट्रांसफर होने वाला है डीबीटी के माध्यम से, इसीलिए आधार से जुड़ा हुआ ना अकाउंट जरूरी है। 14वां क्वेश्चन है कि बैंक खाते के साथ आधार सेटिंग की जांच कैसे करें? आप पता कैसे करेंगे कि मेरा जो बैंक है वो आधार से जुड़ा हुआ है? तो आपको सिंपली जो यूआईडीआई का वेबसाइट है, वो ये जो वेबसाइट है https://resident.uid.gov.in पे जाके आपको बैंक मैपर पर जाएं, तब आपको जाके पता चल जाएगा कि आपका जो बैंक है वो लिंक है या नहीं है। तो इस पे आप जाके चेक कर लेना। अगर आपको इस पे भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट करके बता देना, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। 15वां क्वेश्चन है कि आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़े? तो यहाँ पे जमाकर्ता अपने संबंधित बैंक में उपलब्ध सुविधा के आधार पर नीचे दिए गए विकल्प के माध्यम से बैंक खाते के साथ आधार जोड़ सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं, बैंक के मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं, बैंक में जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं और
आप आधार को बैंक खाते से जोड़ सकते हैं, बैंक के एटीएम के माध्यम से भी आप जोड़ सकते हैं, एसएमएस के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं, फोन बैंकिंग के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन है, लेकिन बहुत सारे लोग इंटरनेट बैंकिंग नहीं यूज करते होंगे। तो सबसे अच्छा है कि आप बैंक जाइए और अपना बैंक से अपना जो आधार कार्ड है वो जुड़वा लीजिए। फॉर्म भरना होगा आपको और बैंक वाले आपको गाइड कर देंगे, और सिंपली आपको फॉर्म सबमिट करके आपका अकाउंट से बैंक एक दो दिन में जुड़ जाता है। क्या जमाकर्ता की आधार जानकारी पोर्टल पर संग्रहित की जाएगी? नहीं, जमाकर्ता की यानी कि आपका कोई भी जानकारी यहाँ पे जो वेबसाइट है वहां पे आपको नहीं, ये जमाकर्ता का जो कोई भी जानकारी इसको संग्रहित नहीं किया जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि दवा प्रस्तुत करने के लिए कौन सा दस्तावेज संकलन करने होंगे? तो जमाकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज संकलन करने चाहिए। जमा प्रमाण पत्र और पासबुक आपको ये देना होगा, दवा का अनुरोध प्रपत्र देना होगा, और पैन कार्ड देना होगा यदि राशि 50,000 से अधिक है तो ये तीनों आपको देना होगा। 18वां क्वेश्चन है, क्या जमाकर्ता किसी भी फाइल प्रारूप में दस्तावेज अपलोड कर सकता है? तो जमाकर्ता दस्तावेजों को पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी 2 में अपलोड कर सकता है। ये सब भी जो माध्यम है, इस माध्यम में आप जो अपना दस्तावेज है उसको आप अपलोड कर पाएंगे। 19वां क्वेश्चन है कि क्या जमाकर्ताओं को एक ही दवा प्रपत्र में सभी जमाओं का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है? तो यहाँ पे दिया गया कि जी हाँ, जमाकर्ताओं को उन सभी सहारा सोसाइटियों की सभी जमाओं का विवरण देना होगा जहां जहां जमाकर्ता के पास बकाया प्राप्ति है। ऐसे सभी दवा विवरणों को एक एक करके एक ही दवा प्रपत्र में जोड़कर देना होगा। यानी हो सकता है कि आपको अलग अलग बॉन्ड पेपर हो, अलग अलग सोसाइटी में हो, यानी 4 सोसाइटी में, अलग अलग सोसाइटी में आपके मल्टीपल बॉन्ड पेपर हो सकते हैं, अकाउंट हो सकते हैं। तो आपको एक ही बार आपको सारा दावा पेश करना है, क्योंकि आप अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको ऑप्शन दिख जाएगा, वो मैं आपको कैसे फॉर्म भरना है उसमें मैं आपको बता दूंगा। 20वां क्वेश्चन है, यदि किसी जमाकर्ता के पास एक से अधिक जमा खाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? यदि जमाकर्ता के पास कई जमा खाते हैं तो जमाकर्ता को उन सभी के लिए एक ही दावा आवेदन पत्र भरना होगा। हालांकि जमाकर्ताओं को प्रत्येक खाते के लिए मूल जमा प्रमाण पत्र, सीडी या पासबुक को व्यक्तिगत रूप से स्कैन और अपलोड करना होगा। यानी कि आपको फॉर्म तो एक ही भरना है, एक ही में सारा आपका जो जो जमाकर्ता है उसका सारा आपको एक ही में भरना है। लेकिन सारे का जो जितने भी आपके बॉन्ड है, जितने भी आपके पासबुक है, सारे को स्कैन करके आपको इस वेबसाइट पे भरना होगा, इस फॉर्म के साथ भरना होगा, जिससे वेरीफाई करना आसान होगा और वेरीफाई बहुत ही आसानी से किया जाएगा। 21वां क्वेश्चन है कि क्या जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे? तो जी हाँ, जमा प्रमाण पत्र, पासबुक सहित जमा के किए गए दस्तावेजों को संबंधित सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापित किया जाएगा, और सत्यापन प्रक्रिया सीआरसीएस द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। तो सभी को सत्यापित किया जाएगा, यानी कि कोई भी यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। तो अगर आपका जो पेपर वो जेन्युइन है तो आपको पैसे मिलेंगे और सत्यापित भी किया जाएगा, और ये सारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके द्वारा किया जाएगा, जैसा दिशा निर्देश दिया गया है। 22वां क्वेश्चन है, क्या जमाकर्ता दावा पत्र जमा करने के बाद और दावे जोड़ सकता है? तो जी नहीं, यानी कि आपको जितने भी दावे हैं, जितने भी आपके बॉन्ड पेपर है, आपको एक दावे में ही सारा को ऐड करके आपको एक बार में ही ये जमा करना होगा, फॉर्म भरना होगा। तो आप फिर नहीं कर पाएंगे, कोई अगर आपका छूट जाता है तो वो छूट जाएगा। तो इसको आपको ध्यान से फॉर्म को भरना है। कोई भी जो आपका बॉन्ड पेपर है, कोई भी आपका जो पैसा जमा है वो छूटना नहीं चाहिए। दावा किए गए डेटा को सत्यापित करने के बाद जमाकर्ता को क्या करना चाहिए? दावा किए गए डेटा को सत्यापित करने के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड करें और प्रिंट करें, अपना हालिया फोटो चिपकाए और फोटो के साथ साथ फॉर्म पर विधिवत हस्ताक्षर करें। अंत में क्लेम फॉर्म को स्कैन करें और अपलोड करें और सबमिट करें। तो जब आप दावा कर देंगे, यानी जितना भी आपके जो भी आपके दावा है, जितना भी आपका पैसा जमा है उसका सारा का दावा कर देंगे एक एक को जोड़ के। मान लीजिए आपके पास 10 बॉन्ड पेपर है तो 10 आपको दावा करने हैं, और उसको आपको उस प्रपत्र को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद वो फॉर्म निकलेगा, फॉर्म में सब कुछ मेंशन होगा, आप उसको फिर से एक बार वेरीफाई कर लेना, कुछ गलती तो नहीं रह गया है। फिर आपको वहां पे फोटो, अपना जो लेटेस्ट फोटो है पासपोर्ट साइज, वो चिपकाना होगा, फॉर्म पे सिग्नेचर करना होगा, फिर उसको स्कैन करना होगा, और फिर आपको इसी वेबसाइट पे आप आके आपको उसको अपलोड करना होगा और सबमिट करना होगा। 24वां क्वेश्चन है कि जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि दावा प्रस्तुत करना सफल रहा? दावा सफलता पूर्वक प्रस्तुत करने पर पोर्टल पर एक पावती संख्या दिखाई देगी, और
पुष्टि के लिए जमाकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा। तो जब आप ये सबमिट करेंगे तो वहां पे एक नंबर शो होगा कि ये आपका एक नंबर है, तो इसको आप अच्छे से कहीं पे लिख लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो खींच लेना। उसके बाद आपको मोबाइल पे एसएमएस भी जाएगा कि ये आपका एक नंबर है, इसी नंबर से आपका ये जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ है। तो वो जो संख्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो आगे आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो उस नंबर को हमेशा आपको अच्छा से संभाल के रखना है। 25वां क्वेश्चन है कि सहारा सोसाइटी को दावे का सत्यापन करने में कितना समय लगेगा। तो 30 दिनों के भीतर जो सोसाइटी है, सहारा सोसाइटी है, वो सत्यापन प्रक्रिया खत्म करेगा, यानी 30 दिन के अंदर आपका मान के चलिए कि आपका जो सत्यापन है वो खत्म हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है कि सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद जमाकर्ता के दावे पर कौन कार्रवाई करेगा। सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद अधिकृत सत्यापनकर्ता और सीआरसीएस आपके दावे पर अगले 15 दिनों में कार्रवाई करेंगे। यानी 30 दिन आपका जो पूरा जो फॉर्म है उसको सत्यापित करने में लगेगा, यानी सही है कि नहीं है। उसके बाद अगले 15 दिनों में आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कुल 45 डेज आपको लगने वाले इस प्रोसेस में। 27वां क्वेश्चन है जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि दावा अनुरोध स्वीकृत है या नहीं। तो जमाकर्ता को इस संबंध में एसएमएस ईमेल के माध्यम से एक अधिसूचना प्राप्त होगी, यानी आपको मेल किया जाएगा और एसएमएस भी भेजा जाएगा। तो उस फॉर्म में जो आप पंजीकरण करेंगे तो उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि मेल है वो भी आप सबमिट कर देना। अगर आपके पास नहीं है तो किसी फैमिली मेंबर्स के पास होगा, वो मेल आप कर देना, जिससे आपको आगे चल के फ्यूचर रेफरेंस के लिए अच्छा होगा। 28वां क्वेश्चन है कि जमाकर्ता को रिफंड दावा की गई राशि कैसे प्राप्त होगी। तो दावा की गई राशि का रिफंड सफल दावा प्रस्तुत करने की तारीख से के 45 दिनों के बाद सीधे जमाकर्ता के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। यानी 45 दिनों के अंदर आपके जो भी बैंक अकाउंट है आधार से जुड़े हुए, वो डीबीटी के माध्यम से आपको पैसे मिल जाएंगे, जो अभी 10,000 मिलना है। 10,000 से ज्यादा आपको पैसे नहीं मिलेंगे। 29वां क्वेश्चन है दावा दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए जमाकर्ता को किससे संपर्क करना चाहिए। तो फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी जानकारी के लिए कृपया नीचे बताए अनुसार संबंधित सहारा सोसाइटी से संपर्क करें। यहाँ पे संपर्क नंबर, टोल फ्री नंबर 2 दिया गया है। 2 टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ पे जो सारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, चारों चारों कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो दिया गया है। यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 30वां क्वेश्चन है कि दावे से संबंधित प्रश्नों के लिए जमाकर्ता सहारा कार्यालय कार्यालय से कब संपर्क कर सकता है। तो जमाकर्ता सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा जमा करने के 45 दिनों के बाद ही दावे के संबंध में पूछताछ के लिए संबंधित सहारा सोसाइटी शाखा से संपर्क कर सकता है। कि कुछ भी आपके गड़बड़ी होता है तो 45 दिनों के बाद ही आप संपर्क कर सकते हैं। और 31वां क्वेश्चन है क्या रिफंड स्वीकृत होने पर जमाकर्ता को कोई सूचना प्राप्त होगी। जी हाँ, दवा अनुरोध अनुरोध स्वीकृति होने पर जमाकर्ता को एक कम्युनिकेशन प्राप्त होगा। तो आपको एक कम्युनिकेशन प्राप्त होगा, एसएमएस के जरिए भी हो सकता है और मेल के जरिए भी हो सकता है। 32वां क्वेश्चन है क्या जमाकर्ता जमा करने के बाद आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण बदल सकता है। तो जी नहीं, जमाकर्ता आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण एक बार जमा करने के बाद नहीं बदल सकता है, यानी कि आप बैंक खाते से जुड़ा हुआ कोई विवरण नहीं बदल पाएंगे। तो जो आपका एक बार जुड़ा हुआ है बैंक खाता, उसी में आपको पैसे आएंगे, तो बार बार आपको बदलना नहीं है। क्या भौतिक दवा फिजिकल दवा आवेदन जमा करके सीआरसीएस सहारा रिफंड के लिए आवेदन करने का कोई विकल्प है। तो कोई भी विकल्प नहीं है यहाँ पे, कोई भी फिजिकल प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन इसी पोर्टल के जरिए सारा जो प्रक्रिया है आपको कंप्लीट करना है। तो कोई भी फिजिकल प्रक्रिया नहीं है, किसी के झांसे में आपको नहीं आना है, किसी भी एजेंट के, या कोई व्यक्ति बोलता है कि हम आपको पैसे दिलवा देंगे, सारे पैसे दिलवा देंगे, तो आपके साथ एक और स्कैम हो सकता है जो पहले भी हो चुका है। सहारा के जितने भी जो एजेंट है उनके द्वारा हो चुका है, और हमारे साथ भी ये हुआ है। तो आपको किसी के झांसे में नहीं आना है। 34वां क्वेश्चन है एक बार पावती संख्या प्राप्त हो जाने पर पोर्टल में जानकारी अद्यतन करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो दावा आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद एक पावती संख्या प्राप्त होती है। तदनुसार पावती संख्या प्रदान होने के बाद कोई अद्यतन परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं इस फॉर्म को और आपका नंबर जनरेट हो जाता है, उसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये जो फॉर्म है बहुत ही अच्छा से भरना है, और टाइम लेके भरिएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी आपको नहीं करना है। 35वां क्वेश्चन है कि इस वेबसाइट के लिए कौन सा वेब ब्राउजर उपयोग किया जाना है। तो यह वेबसाइट गूगल क्रोम ब्राउजर और माइक्रोसॉफ्ट एज के नवीनतम वर्जन के साथ सबसे अच्छा काम करता है। तो आप गूगल क्रोम से भी खोल सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट से भी खोल सकते हैं। क्या जमाकर्ता दवा आवेदन पत्र आंशिक रूप से भरने के बावजूद बाहर निकल सकता है।
तो मान के चलिए कि आपने कुछ आधा फॉर्म भरा है और आपको कंफ्यूजन है, या आपके पास वो जो बॉन्ड पेपर है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप बीच में छोड़ सकते हैं। तो यहाँ यहाँ वहीं पे दिया हुआ है कि जी हाँ, जमाकर्ता लॉग आउट बटन में क्लिक करके पोर्टल से बाहर निकल सकता है, और उसके बाद आप फिर लॉगिन करके पुनः खोल सकते हैं जहां तक आपने भरा है, उसके बाद से आप फिर से भर सकते हैं। तो ये एक अच्छा विकल्प है जो आपको दिया गया है। 37वां क्वेश्चन है, अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की विशिष्टताएं क्या होनी चाहिए। अपलोड किए गए दस्तावेज ग्रे स्केल या रंग स्केल पर वर्टिकल रूप से एक समान होने चाहिए। जमा प्रमाण पत्र पासबुक के लिए दस्तावेज का आकार 200 केबी तक पहले से भरे हुए, और निष्पादित दवा आवेदन पत्र के लिए 2 एमबी और पैन कार्ड के लिए 5 केबी सीमित होना चाहिए। यानी कि आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 200 केबी तक का होना चाहिए। जो आवेदन पत्र आप जमा करेंगे वो 2 एमबी का होना चाहिए, और जो पैन कार्ड है वो 50 केबी का होना चाहिए। तो ये आप देख लेना ध्यान से, ये आप भरना। यदि जमाकर्ता दवा अनुरोध फॉर्म डाउनलोड करने में असमर्थ है तो क्या करे। जमाकर्ता को पृष्ठ को रिफ्रेश करना चाहिए और दवा अनुरोध फॉर्म को पुनः डाउनलोड करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये 38 क्वेश्चन थे और इसके जवाब है, यानी कि अगर आप फॉर्म को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर से उसको रिफ्रेश कीजिए और फिर से उसको डाउनलोड कीजिए, तो डाउनलोड हो जाएगा। इसके नीचे कोई कोई सवाल नहीं है। तो ये 38 क्वेश्चन थे और मुझे लगता है कि लगभग आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया होगा इससे रिलेटेड, सहारा के रिफंड पोर्टल से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ लेना। इसको कैसे फॉर्म भरना है उस पर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बोलना कि हाँ मुझे ये वीडियो चाहिए, आप वो वीडियो लाओ। तो मैं उसमें बहुत जल्दी ही वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोगों का पैसा फंसा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉर्म सबमिट करना है, क्योंकि पहली बार पैसा 10,000 ही मिल रहा है। लेकिन ये एक शुरुआत हुआ है, थोड़े पैसे ही मिल रहे हैं। ज़्यादा लोगों के तो बहुत पैसे फंसे हुए हैं, लेकिन शुरुआत है। आपको अपना जितना भी क्लेम है, जो भी आपका बॉन्ड है, अलग अलग अगर सोसाइटी में है तो सारे सोसाइटी को आपको एक बार में भर देना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ढेर सारे वीडियो आपके लिए लाता रहूं जिससे आपको हेल्प मिले। यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।